let me formally welcome you on the meet. So today we have Pankaj Singla. Okay, you already know him, I think. So basically, Pankaj, it's a part of Race First where we just interact with professionals to our startups. Okay. Right, So in this session, you are going to interact and explain them all the legality and all the legal terms used in fundraising and along with the startup journey. Okay, right, from starting to end of the fundraising. So till right, series A, what's the fundamental and what the startup should look before and after the funding. right. And we all are Indian. I request कि हम थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बात करते हैं. बिल्कुल, Okay. बिल्कुल. And so Pankaj, all up to you. Thank you. Right. So I'll thank you very much, Shashank. Thank you very much for having me here. It's always good to interact with new startups because one, we get to learn a lot from startups. We find out, new areas of innovation taking place, especially in India, which is जो हमेशा अच्छी बात ही है. और दूसरा है कि एक नॉलेज ट्रांसफर भी होता है हमारी तरफ से स्टार्टअप्स को दूसरी साइड से, जिसमें हमें अच्छा लगता है कि कोई हमसे कुछ सीख के जा रहा है. तो I'm very happy to be part of this. So मैंने ये सेशन पे ऐसे स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन कुछ प्रिपेयर नहीं किया है. No But issues. हमने वैसे भी यहाँ पे two-way communication ही रखा है. right, because I request you all to open your cameras, please, so it will be more interactive. right. So मेरा understanding था कि it will be more of an interactive session where I can I'll basically first part I can speak about मोटा जो main terms होती हैं that you should keep in mind while you are raising any investment, talking to an investor, या फिर कैसे उसको process करना है. उसके overall meanings क्या रहते हैं. जैसे so first I'll start with the term sheet, because the startup guys are all aware of what a term sheet is. Term sheet में क्या क्या major terms होती हैं, right? तो investor को जब आप approach करते हो, आपका pitch deck तो obviously बना होता है. I'm sure Shashank's team would be more helpful in explaining that. But after that, एक बार जब आपका term investor को approach करते हो, तो सबसे first document जो आप investor के साथ sign करते हो, that is a term sheet. या फिर आप उसको MOU भी बोल सकते हो. दिस इज जनरली अ नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट, बट बी केयरफुल, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि ये नॉन बाइंडिंग है, बिकॉज लॉ के अंदर कहीं भी एक्सप्लेन नहीं है कि टर्म शीट क्या होती है, MOU क्या होता है. फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू एवरीथिंग इज एन अग्रीमेंट. जहाँ पे आपकी लैंग्वेज बाइंडिंग है तो वो बाइंडिंग अग्रीमेंट है. ठीक है, तो लॉ में टर्म शीट कहीं डिफाइन नहीं है. टर्म शीट इज अ कमर्शियल टर्म जिसका पर्पस मेनली ये होता है कि डिटेल डॉक्यूमेंट, जैसे आपका शेयर होल्डर अग्रीमेंट बनता है या शेयर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट बनता है या फिर और डॉक्यूमेंटेशन होती है ट्रांजैक्शन के टाइम पे, उसकी मोटी मोटी डिटेल्स जो होती हैं, कमर्शियल डिस्कशन आप एक बार अग्री कर लेते हो कि उसके ऊपर बाद में नहीं बैठना पड़े. जैसे कि इन्वेस्टर कौन होगा, कई बार इन्वेस्टर के साथ आपके और भी कोहोर्ट्स होते हैं, जैसे वो बोलते हैं कि हमारे एसोसिएट्स या फिर एफिलिएट्स भी इन्वेस्ट करेंगे हमारे साथ. मान लीजिए आप अपना आपका अग्रीड वैल्यूएशन ये है कि 10 करोड़ की वैल्यूएशन आपके इस कंपनी की जिसके लिए फंड रेज हो रहा है, और आप उसमें 1 करोड़ रुपया रेज कर रहे हो, तो वो उसमें टर्म शीट में ये चीज़ आ जाएगी, कंपनी की वैल्यूएशन 10 करोड़ है, ये इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के साथ बाकी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या कर सकते हैं, और वो इन्वेस्टर मान लीजिए 1 करोड़ रुपए तक की आपकी कमिटमेंट है कि वो 1 करोड़ लेकर आएगा, खुद लेकर आएगा, या उसमें आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर इन्वेस्टर खुद ही 1 करोड़ डालेगा या फिर अलॉन्ग विद देयर एफिलिएट्स दे विल पुट. तो कई बार होता है कि एफिलिएट्स के नाम अभी क्लियर नहीं होते हैं उनको, क्योंकि जैसे फंड हाउसेस होते हैं तो उनका ज़रूरी नहीं है उनको टर्म शीट के टाइम पे ही पता हो कि उनके साथ के जो एलपीज होते हैं, लिमिटेड पार्टनर हैं या बाकी एफिलिएट्स हैं, वो कौन कौन करेंगे. उनके हो सकता है 10 लोगों का, 20 लोगों का, 50 लोगों का, 100 लोगों का ग्रुप हो, तो उनको नहीं पता है कि इसमें कितने करेंगे, बट मोटा मोटा एक अग्रीमेंट हो जाता है कि वो 1 करोड़ रुपया लगाएंगे. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, 1 करोड़ जरूरी नहीं है, वो आपका कमर्शियल डिस्कशन है. तो ईज ऑफ डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको 10 करोड़ की वैल्यूएशन आपका और 1 करोड़ रुपया लेके चल रहा हूँ, और उसमें ये भी डिस्कस हो जाता है कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या इश्यू होंगे. नाउ इंस्ट्रूमेंट जनरली जो इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं वो CCPS होते हैं. Those are convertible preference shares, compulsorily convertible preference shares. Preference shares में और इक्विटी शेयर्स, कंपनी में दो ही तरह के मेनली शेयर होते हैं, उसकी सब कैटेगरीज आगे बन सकती हैं, बट मेनली फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू
सिर्फ दो ही कैटेगरीज होती हैं। इक्विटी शेयर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, जिनका पास लीगली वोटिंग का राइट होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट एज सच नहीं होता है फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सेप्ट जो अफेयर जो चीजें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट्स को अफेक्ट करी हैं, सिर्फ उसके ऊपर वो वोट दे सकते हैं। जैसे सीसीपीएस की टर्म्स अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वोटिंग उनकी तरफ से होगा। ठीक है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि एक ओवरव्यू टाइप हो हो जाएगा, नहीं तो फिर ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा तो विल मिस आउट ऑन सर्टेन थिंग्स। ठीक है ना। तो मोटे मोटे दो शेयर्स होते हैं। इन्वेस्टर सीसीपीएस क्यों प्रेफर करता है? उसका रीजन होता है कि जब अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलता है। मान लीजिए आपकी अनफॉर्चुनेट केस में आपने, जैसे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया 1 करोड़ रुपया, कल को आपकी कंपनी ही वाइंड अप हो रही है, आपको लग रहा है स्टार्टअप नहीं चल पाएगी, और आपकी कंपनी बेच के मान लीजिए टोटल 1 करोड़ रुपए ही निकला, चाहे आपकी वैल्यूएशन 10 करोड़ की थी, जब आपकी कंपनी नहीं चल रही है, आपकी एसेट बेच के 1 करोड़ रुपया निकला, तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस जो होगी वो 1 करोड़ रुपया जाने की प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को होती है। ठीक है, तो उनका इसीलिए सीसीपीएस के ऊपर ध्यान होता है, और आपके लिए भी अच्छा है आप सीसीपीएस इश्यू करो। रीजन बीइंग, एक तो वो लीगली उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं रहेंगे फ्रॉम कंपनीज एक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर उनके पास वो राइट नहीं रहेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है, ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे वो। ठीक है, दूसरा है कि ऑल्दो वो कॉन्ट्रैक्ट में आजकल डाल देते हैं वोटिंग राइट्स, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा चैलेंजिंग है। ठीक है, दूसरा है कि उनको आगे बेचना आसान होता है, क्योंकि हर इन्वेस्टर सीसीपीएस प्रेफर करता है। तो हो सकता है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर, फाइनेंशियल इन्वेस्टर जो आ रहा है, उसका मेन पर्पस होता है कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी और बाद में वो बेच के निकल जाएंगे। जो दूसरा इन्वेस्टर आएगा वो भी सीसीपीएस ही प्रेफर करेगा। तो वो कंपनी के लिए, इन्वेस्टर के लिए, सबके लिए सीसीपीएस आर वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट, राइट। सो मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, टर्म शीट में एक तो ये भी आ जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा है ना। और कई बार वो डायरेक्टर के लिए बोर्ड के ऊपर आपका अपना रिप्रेजेंटेशन चाह रहे हैं कि नहीं, ये सारी कमर्शियल डिस्कशन है, आप उसके ऊपर नेगोशिएट कर सकते हो उनके साथ। बट अगर है तो वो अपॉइंट कर लेंगे। यूजुअली क्या होता है, आजकल डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं करना चाहता, एक बोर्ड ऑब्जर्वर का राइट ले लेते हैं कि वो सिर्फ बोर्ड में बैठेगा, उनको बोर्ड में वोटिंग का राइट नहीं होगा, बट दे विल बी एबल टू ऑब्जर्व कि बोर्ड की प्रोसीडिंग्स में क्या डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, तो वो बोर्ड सीट या बोर्ड ऑब्जर्वर के ऊपर डिस्कशन भी इसका पार्ट हो जाता है। बाकी कुछ है कमर्शियल टर्म दूसरी हैं जो लीगली भी लीगल प्लस कमर्शियल में आ जाती हैं, जैसे कि टिपिकली हर इन्वेस्टर एक राइट रखता है, प्रीएम्पशन राइट जिसको हम बोलते हैं। प्रीएम्पशन राइट क्या है कि नेक्स्ट टाइम कंपनी कुछ फंड रेज कर रही है, जैसे हमने 10% के ऊपर 1 करोड़ रुपए रेज कर लिया, तो इन्वेस्टर का हो सकता है राइट, ये प्रीएम्पशन में ये रहेगा कि वो अगर कंपनी फिर से रेज कर रही है फंड्स, तो वो उतना नेक्स्ट राउंड में उनको पार्टिसिपेट करने का राइट होना चाहिए, ताकि उनकी जो शेयर होल्डिंग है 10% तक मेंटेन रहे, राइट। तो दिस राइट बेसिकली गिव्स देम अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड। उसमें आई थिंक डिसएग्री होने के लिए फाउंडर के पास कोई ज्यादा इशू नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर ही आगे के राउंड में इन्वेस्ट करेगा, तो दैट इज अ गुड थिंग। तो एक आपके पास भी एश्योरेंस आ जाता है कि दिस इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट, वेदर दे विल इन्वेस्ट और नॉट, दैट्स अ सेपरेट थिंग। काफी सारे केसेस में कई इन्वेस्टर नहीं, नेक्स्ट राउंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी वैल्यूएशन बढ़ चुकी होती है। हो सकता है नेक्स्ट राउंड में आपकी वैल्यूएशन 100 CR के पास आ गई, तो वो सोचते हैं कि शायद हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे, बट वो राइट ये रखना चाहते हैं, वो खुद के पास या एफिलिएट के थ्रू वो राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी फेयर राइट। ठीक है, दूसरा इसके बाद आप टिपिकली देखेंगे वो लॉक इन पीरियड मांगते हैं इन फाउंडर्स के ऊपर, कि फाउंडर 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये टिपिकल टाइम फ्रेम है। अर्ली स्टेज हो रहा है तो वो 5 साल तक का भी लॉक इन रखते हैं, कि फाउंडर जो है अपने शेयर ट्रांसफर नहीं करेगा विदाउट परमिशन ऑफ द इन्वेस्टर। उसका रीजन ये है कि एक स्टार्टअप कंपनी में एसेट्स तो कुछ नहीं है, एस्टेब्लिश बिजनेस भी कुछ नहीं है। स्टार्टअप्स आर फाउंडर ड्रिवन, तो फाउंडर ही उसको आगे बढ़ा रहा है, उसको चला रहा है। अगर फाउंडर ही चला जाएगा तो वो स्टार्टअप में क्या करेंगे। और ये फेयर आस्क भी है। वो 3 साल, 4 साल या 5 साल पीरियड थोड़ा नेगोशिएबल होता है, बट ज्यादा नेगोशिएट करने का आई डोंट सी देयर इज अ रीजन, क्योंकि ये आपकी कमिटमेंट भी शो करता है इन्वेस्टर को कि हाउ कमिटेड यू आर टू दिस पर्टिकुलर कॉज, राइट। उसके साथ फिर अटैच्ड होता है राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल।
अगर इन्वेस्टर ने आपको परमिट भी कर दिया कि आप मान लीजिए 5% 10% अपने शेयर बेच दें, ठीक है, क्योंकि आपको लिक्विडेशन चाहिए, आप कहते हैं ना, क्योंकि फाउंडर बिना सैलरी के या बहुत कम सैलरी पे काम करते रहते हैं, तो फाउंडर कई बार सोचता है कि यार कंपनी की वैल्यूएशन 50 करोड़ हो गई है लेकिन मैं तो वही पुरानी वैगनार चला रहा हूँ, है ना, तो या फिर मेरा लाइफस्टाइल रिलेटिवली इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, तो मुझे थोड़ा इसमें से लिक्विडेट करना है। अप टू 5% का परमिशन मिल जाता है हमें। वो आजकल सारे इन्वेस्टर समझते हैं कि आप अपने, अगर फाउंडर के पास 90% है फॉर एग्जांपल, तो उसमें से 5% वो किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन रहती है लॉक इन वाली। उससे ज़्यादा अगर आपको करना, अगर आप चाह रहे हो कि नहीं 5 की जगह मुझे 10 करना है, तो फाउंड एक तो आपको वो परमिशन लेना पड़ेगा इन्वेस्टर से, क्योंकि आप लॉक इन पीरियड में हो। और इन्वेस्टर अगर उसमें परमिशन दे देता है तो राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल ये है कि सबसे पहला राइट इन्वेस्टर के आपसे खरीदने का। अगर आप कह रहे हैं कि मैं 5% अपने शेयर मान लीजिए 1 करोड़ रुपए में या 50 लाख में बेच रहा हूँ, क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन जो भी है उसके हिसाब से, तो इन्वेस्टर के पास राइट है कि उसी प्राइस के ऊपर, अगर आप कह रहे हो कि थर्ड पार्टी इस प्राइस के ऊपर लेना चाह रही है, तो इन्वेस्टर के पास राइट है कि उसी प्राइस को मैच करके वो ले ले। अगेन आई थिंक दिस इज अ वेरी फेयर डिमांड, वो आप अग्री कर सकते हैं उसके ऊपर। दूसरा, फिर टैग लॉन्ग राइट होता है उसके साथ ही। टैग लॉन्ग ये है कि अगर उन्होंने आपको परमिशन भी दे दिया 5% बेचने का या सारे बेचने का, जितने भी आप मान लीजिए, वो इन्वेस्टर कह रहा है कि promoters are allowed to exit from the company for whatever reason उनको लगा कि they can do that, और राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल भी नहीं चाहते, वो खुद भी नहीं खरीदना चाहते हैं, तो टैग लॉन्ग होगा। वो कहेंगे कि थर्ड पार्टी अगर आपके शेयर खरीद रही है तो मेरे भी ले लें। अगर जो मैं 10% लेके बैठा हूँ आप 90% बेच रहे हो, तो हम हैप्पी अगर आप जा रहे हो, बट ओनली ऑन द कंडीशन कि सामने वाला मेरे शेयर्स भी खरीद ले, क्योंकि उन्होंने आपके बेसिस पे कंपनी में इन्वेस्ट किया था, है ना। आप अभी जा रहे हो तो वो आपको रोकना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो खुद भी रहना नहीं चाह रहे हैं कंपनी में। अगेन वन ऑफ वेरी फेयर डिमांड्स। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं एग्री होने में, बट उसकी लैंग्वेज क्या है वो ऑब्वियसली हर चीज़ की देख लेनी चाहिए, एक लॉयर से बैठ करवा लेनी चाहिए, आपके पहचान में कोई भी लीगल एक्सपर्ट हो, क्योंकि लैंग्वेज ही सब कुछ है। ये जो हम वर्डिंग यूज कर रहे हैं, ड्रैग लॉन्ग, ट्रैग लॉन्ग, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, लीगली उस टर्म की कुछ वैल्यू नहीं है, वैल्यू है जो उसके अंदर लिखा गया है ना। तो उसके बाद सिमिलरली एक जो सबसे ज्यादा आजकल डिस्कस्ड या नेगोशिएटेड राइट होता है वो है ड्रैग लॉन्ग राइट। ड्रैग लॉन्ग राइट क्या होता है कि जिसमें आपने एग्जिट दिया हुआ है, कंपनी हर टर्म शीट के अंदर और शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट के अंदर एक एग्जिट क्लॉज होती है कि विद इन 5 years और आफ्टर 5 years कंपनी एंड द प्रमोटर्स विल ट्राई टू गिव द एग्जिट टू द इन्वेस्टर, क्योंकि उनको तो एग्जिट ही लेना है, उनका मेन पर्पस यही है अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल 5x करके निकलना है। तो वो एग्जिट कैसे दे सकते हो आप? एग्जिट दे सकते हो कि नया इन्वेस्टर आ रहा है, वो कह रहा है कि कैप टेबल में बहुत लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, कुछ तो मैं कंपनी में इन्वेस्ट कर देता हूँ, कुछ इनके परचेज कर लेता हूँ। अगर वो एग्जिट नहीं मिल पा रहा है, 5 साल 6 साल कुछ हो गए हैं बैठे बैठे उनको, तो वो एग्जिट नहीं मिल पा रहा है, तो दे विल से कि या तो कंपनी एग्जिट आईपीओ के थ्रू दे, या स्ट्रेटेजिक सेल के थ्रू दे, अदर मीन्स जो डिस्कस हो जाते हैं बायबैक के थ्रू दे। अगर वो भी नहीं मिल रहे हैं तो हमारे पास ड्रैग लॉन्ग राइट है। ड्रैग लॉन्ग राइट क्या है कि हम कंपनी के लिए एक इन्वेस्टर ढूंढेंगे जिसमें सारी कंपनी की सेल करवा देंगे हम, जिसमें फिर प्रमोटर को भी बेचना पड़ेगा, वो चाहे नहीं चाहे, वो एक मैंडेटरी सेल हो जाएगी आपके शेयर की। ये थोड़ा कंटेस्टेड राइट होता है, क्योंकि प्रमोटर कोई भी छोड़ के जाना नहीं चाह रहा है कंपनी को। आपके इमोशंस भी जुड़े होते हैं, आपकी मेहनत भी जुड़ी होती है, लेकिन कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो वो इन्वेस्टर भी कब तक बैठा रहेगा अगर उसको एग्जिट नहीं मिलेगा। तो उसको थोड़ा अब डिपेंड करता है कि प्रमोटर तो नहीं चाहेगा ड्रैग लॉन्ग राइट होना, लेकिन इन्वेस्टर जरूर चाहेगा कि उसके पास एटलीस्ट एक फोर्स्ड एग्जिट के लिए एक राइट हो अगर उसको एग्जिट नहीं मिल रहा है। तो वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सही भी हैं, लेकिन कई जगह पे इसका अब्यूज भी हो जाता है। तो उसको ड्राफ्ट करना, किस तरह से वो ड्रैग लॉन्ग राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार ये दूसरे इन्वेस्टर्स को भी हर्ट करता है। मान लीजिए पहले से इन्वेस्टर अर्ली स्टेज के बैठे हुए हैं, फ्यूचर का कोई इन्वेस्टर और आता है, वो उसके पास ही है सिर्फ ड्रैग लॉन्ग राइट को एक्सरसाइज करने का, है ना। तो पुराने इन्वेस्टर्स के लिए भी वो मुश्किल हो सकती है
तो वो थोड़ा सा केयरफुली ड्राफ्ट करने की जरूरत है। किन सिचुएशन में हो सकता है, किन लोगों के अप्रूवल चाहिए। मान लीजिए दूसरे इन्वेस्टर बैठे हैं, वो कहेंगे कि हमारा भी राइट होना चाहिए इसमें पार्टिसिपेट करने का, और हमारा से होना चाहिए कि ये एक्सरसाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो दिस इज वन वन एरिया वेयर ड्राफ्टिंग वाइज आपको थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है। लेकिन इसमें टर्म शीट में उतना डिटेल में नहीं जाता, तो टर्म शीट में सिंप्लीफाई वर्जन जाता है। और इसके बाद जो राइट्स हैं, इंफॉर्मेशन राइट्स होते हैं, टर्म शीट के अंदर आ जाते हैं। टर्म शीट में आप ज़्यादा नहीं लिखते हो कि इसमें आजकल टर्म शीट बड़ी भी बनने लगी हैं, हम देख रहे हैं। टिपिकली 2-3 पेज की होनी चाहिए, लेकिन आजकल 15 पेजेस की टर्म शीट बनने लगी हैं, तो डिटेल में भी आ जाती है इंफॉर्मेशन उसमें। इंफॉर्मेशन राइट क्या है कि इन्वेस्टर को मंथली MIS चाहिए, क्वार्टरली MIS चाहिए, या फिर बिजनेस प्लान जो आप बना रहे हो, एनुअल बिजनेस प्लान, उसमें पार्टिसिपेशन उनका डिस्कशन चाहिए। एक आपका एनुअल बजट बन जाता है, राइट। कि ये इंफॉर्मेशन राइट्स हैं जो आप बना रहे हो। जब आपके फाइनेंशियल कंप्लीट होते हैं, तो विद इन लेट्स से 30 to 60 डेज फाइनेंशियल आप इन्वेस्टर के साथ शेयर कर दोगे, अनऑडिटेड फाइनेंशियल्स, राइट। ऑडिटेड तो ऑब्वियसली आप अपलोड कर देते हो, तो वो तो पब्लिक एट लार्ज को भी अवेलेबल होता है। वो अनऑडिटेड भी एक बार देखना चाहते होते हैं, राइट। इसके बाद एक और सबसे ज्यादा जो डिस्कस्ड इशू होता है वो है रिजर्व राइट का। नाउ रिजर्व राइट क्या है कि इन्वेस्टर आके कहता है कि मुझे डे टू डे कंपनी तो आप ही चला रहे हो, फाउंडर्स चला रहे हैं, तो हमें तो उसमें पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रॉम द फाउंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, फाउंडर्स हर रोज की डिस्कशन तो नहीं करना चाहेंगे इन्वेस्टर के साथ। दे वांट टू रन द कंपनी एज पर देयर प्रेफरेंस। बट एक आप लिस्ट लिख देते हो जिससे कुछ डिसीजन होते हैं जो कंपनी के, वो हो सकता है इन्वेस्टर्स के राइट को हर्ट करें या फिर उसको अफेक्ट करें, तो उसके लिए एक लिस्ट बन जाती है। उसको हम रिजर्व राइट बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि अगर कंपनी मर्जर करना चाहती है, कंपनी नई सब्सिडरी खोलना चाह रही है एक और कंपनी, या फिर कंपनी अपना पैसा किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रही है, या फिर कंपनी कुछ ऐसा डिसीजन ले रही है कि अपना बिजनेस ही चेंज कर रही है, या फिर आपका एनुअल बजट मान लीजिए 50 लाख रुपए का बर्न का बना हुआ है, लेकिन कंपनी 50 लाख से बढ़ के 55 लाख तक तो कर रही है, कोई बात नहीं, लेकिन 50 की जगह कंपनी अगर 1 करोड़ बर्न कर रही है, तो वहां पे इन्वेस्टर वांट्स टू हैव अ से कि आप हमसे डिस्कस करके कीजिए ये। तो हमारे अप्रूवल के बिना आप, मतलब वो लिस्ट होती है 20-25 आइटम्स की, या फिर आप ईसॉप दे रहे हो, अगर आप ईसॉप में उनको जनरली कोई इशू नहीं होता। ईसॉप ये है कि अगर आपने ईसॉप का पूल बना के रखा हुआ 10% का अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए, जनरली दे आर ओके विद दैट। इनफैक्ट इन्वेस्टर हमेशा चाहता है। लेकिन जैसे आप किसी एक ही एम्प्लॉय को वो पूल का 20% चला गया, मान लीजिए 2% ऑफ द शेयर्स आर ऑफ द कंपनी आर गोइंग टू समबडी, वन पर्टिकुलर एम्प्लॉय, दे वांट टू नो कि आप गलत हायरिंग तो नहीं कर रहे हो कोई। क्योंकि स्टार्टअप्स आर यूजुअली ड्रिवन बाय, आजकल तो थोड़ा बढ़ गया पोर्टफोलियो, बट स्टिल अ लॉट ऑफ द स्टार्टअप्स आर रन बाय यंग एंटरप्रेन्योर्स। तो वो हायरिंग मिस्टेक काफी करते हैं एक्चुअली। तो वो अच्छा ही है कि क्योंकि इन्वेस्टर के पास एक्सपीरियंस होता है, वो समझते हैं। सीनियर लेवल मैनेजमेंट को अगर आप हायर कर रहे हो, तो वो इन्वेस्टर वांट्स टू हैव अ से इन दैट कि आप, क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट होती है, उनकी सैलरी पॉइंट ज़्यादा होता है, 30 लाख 40 लाख 50 लाख सैलरी होती है। तो इन्वेस्टर वांट्स टू अंडरस्टैंड कि आप कुछ गलत हायरिंग ना कर लो, तो उसमें भी समटाइम्स दे वांट टू हैव अ से। जैसे कि कोई एम्प्लॉय 30 लाख या 40 लाख से ऊपर अगर एनुअल सैलरी ड्रॉ कर रहा है, तो उसको हायर करने के लिए इन्वेस्टर का अप्रूवल चाहिए। तो ऑब्वियसली एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ ऑफ अ स्टार्टअप, ये प्राइस पॉइंट या फिर लिमिट चेंज होती रहती है। ऑब्वियसली अगर आप 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे चल रहे हो तो वो अलग होगा, 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे चल रहे हो तो अलग होगा, 1000 करोड़ की वैल्यूएशन पे जब स्टार्टअप आ जाती है तो वो अलग हो जाता है। बट उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज होता रहता है, कौन से पॉइंट पे इन्वेस्टर वांट्स टू हैव अ से इन दैट। तो ये टिपिकल राइट्स हैं। बाकी हाइब्रिड राइट्स तो बहुत सारे बन रहे हैं आजकल। राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर भी बन रहा है। तो कुछ ना कुछ जैसे ईसॉप्स की जगह एमसॉप भी बन रहा है। ये थोड़े कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दोस, क्योंकि उनके ऊपर काफी सारा फिर लीगल जार्गन्स आ जाएंगे। वो अगर आपको कोई इशू है, क्वेश्चन है, तो मोर देन हैप्पी आप 1-to-1 मुझे कभी भी अप्रोच कर सकते हैं, शशांक से पूछ सकते हैं। राइट। तो मोटा मोटा यही होता है टर्म शीट में। लिक्विडेशन प्रेफरेंस क्या होता है? लिक्विडेशन प्रेफरेंस वही होगा कि हमें पहले CCPS शेयर होल्डर जो इन्वेस्टर को ही
लिक्विडेशन के प्रोसीड्स मिलेंगे अगर कंपनी वाइंड अप होती है फॉर एग्जांपल, राइट। तो मोटे मोटे तो यही राइट्स होते हैं। आप बाकी तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है शेयर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट। शेयर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट होता है वेयर द कंपनी फाउंडर्स एंड द इन्वेस्टर्स एंटर इनटू शेयर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट। उसमें टर्म्स होते हैं कि ऐसे ऐसे शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट आएगी कंपनी में। इट्स अ वेरी सिंपल डॉक्यूमेंट, डिटेल्ड होता है बट सिंपल होता है। इसके ऊपर जनरली ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं होती हैं, सिर्फ वारंटीज वगैरह के ऊपर होती हैं, जिसमें आप वारंटीज देते हो कि कंपनी ठीक चल रही है, कंपनी लीगल तरीके से चल रही है, कंपनी में कोई लिटिगेशन नहीं है, टैक्स वालों से हमें कोई नोटिस नहीं मिला हुआ, अगर मिला हुआ तो आप डिस्क्लोज कर देते हो उसमें। तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर साइनिंग ऑन दीज वारंटीज इन अ शेयर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट, क्योंकि वो जनरली सबके ड्राफ्ट में ना वो सिंप्लीफाइड बनी हुई पड़ी होती हैं, और आजकल लोग ना वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, हमने देखा है। उसमें वारंटी ये भी होती है कंपनी के ऊपर कोई क्लेम नहीं है, कोई क्रेडिटर नहीं है। अभी क्रेडिटर तो होते ही हैं हर कंपनी के, तो उसको थोड़ा क्वालिफाई करना जरूरी होता है कि डिस्क्लोजर शीट दे दिया आपने कि हो सकता है केस भी हो, किसी ने केस फाइल कर दिया तो अभी कंपनी क्या कर सकती है, केस तो मतलब किसी का लीगल राइट है अगर उनको लगा तो, बट जरूरी नहीं है ना कि वो नेगेटिव ही है कंपनी के लिए। तो आपको वो चीज को थोड़ा ध्यान से पढ़ के, अगर है तो एक डिस्क्लोजर शीट अटैच कर देनी चाहिए कि इसमें ये चल रहा है, ठीक है, ताकि इन्वेस्टर आप लीगल डॉक्यूमेंटेशन में दिखा दो कि इन्वेस्टर वाज अवेयर ऑफ दीज इश्यूज इन द कंपनी। और मोस्ट लाइकली आपने वैसे भी डिस्कस कर ही लिया होगा इन्वेस्टर के साथ वो, लेकिन वो राइटिंग में आ जाता तो अच्छी बात है। शशांक आप कुछ कह रहे थे। सो पंकज, इंडिया में अभी फंडामेंटल्स क्या है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है क्राउड फंड लेने के लिए किसी भी स्टार्टअप को? क्राउड फंडिंग के ऊपर काफी सारे रेगुलेशंस हैं, अनफॉर्चुनेटली क्लैरिटी कुछ नहीं है क्योंकि पंकज भाई, हाँ जी, सॉरी टू डिस्टर्ब बिफोर गोइंग ऑन क्राउड फंडिंग। अभी तक जो डिस्कशन हुआ था स्पेशली ऑन सीसीपीएस, जो अपन बात कर रहे थे, कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, जो राइट नॉर्मली आजकल काफी स्टार्टअप्स में यूटिलाइज हो रहे हैं, बिकॉज इट इज अ सेफ साइड फॉर इन्वेस्टर ऑल्सो, राइट। तो उसमें जैसे आपने बोला, दे ट्राई टू एंटर अ क्लॉज वेयर कि उनको एक वोटिंग राइट होना चाहिए, विच इज ऑफिशियली नॉट राइट, और इट इज राइट नॉट इन लीगल टर्म्स, राइट। अगर कोई इन्वेस्टर अगर डालता है वो क्लॉज एंड बेसिकली फाउंडर इज इन नीड ऑफ फंड्स, तो कभी कभी वो लोग एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, राइट। राइट बट क्या होता है, इफ आई एम शशांक ओनिंग अ कंपनी विथ 100% ऑफ द इक्विटी and someone is joining for just 10% of the voting right for whatever funds he is trying to get in, does he राइट have that much right to take over or control the company in that scenario? सी कंट्रोल कंपनी का कहाँ पे होता है? कंट्रोल कंपनी का कंट्रोल हमेशा होता है लीगली स्पीकिंग शेयर होल्डर्स के हाथ में होता है, Right. बट उसके बाद मेनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं कंपनी। दोज आर द लीगल कस्टोडियंस ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स कंपनी को रन करते हैं डे टू डे अफेयर्स, क्योंकि सिग्नेचर जो है डायरेक्टर के वैलिड हैं थर्ड पार्टी के साथ बाइंड करने के लिए। शेयर होल्डर साइन करके दे देगा कुछ, वो बाइंडिंग नहीं है कंपनी के ऊपर। राइट, शेयर लेकिन होल्डर मतलब मेरे को ऐसा बोलना है कि अगर कोई बोर्ड पे एक डिसीजन आता है, अगर उनके पास भी वोटिंग राइट है इंटरनल डिस्कशन में, तो 10% उनके पास है, 90% इट इज विद द कंपनी, और अगर वो 10% अगर अगेंस्ट भी है, देन इट इज वैलिड, द 90% कैन टेक अ डिसीजन, राइट। राइट राइट। सो कंपनी में दो तरह से वोटिंग होती है, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वोटिंग होती है जो डे टू डे अफेयर्स की होती है, कुछ लीगली प्रेस्क्राइब्ड है कुछ इश्यूज के लिए जहाँ पे शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए होती है, जैसे जिसको हम स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, जैसे नई शेयर कैपिटल बढ़ रही है कंपनी की, वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको प्रपोज करके, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करके प्रपोज कर देते हैं, फिर वो शेयर होल्डर से अप्रूवल होके आता है। ओके, तो शेयर होल्डर की अप्रूवल में क्या है, वही है कि आपका प्रोपोर्शनेटली वोटिंग होती है, तो 51% वाला ही जीत जाता है। कहीं कहीं पे स्पेशल रेजोल्यूशन प्रेस्क्राइब्ड है जहाँ पे 2/3 शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए आपको। 2/3 राइट, अप्रूवल के साथ आप ऑलमोस्ट कुछ भी कर सकते हैं कंपनी में। ओके, दैट्स एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, राइट। ओके, हाँ, थैंक यू पंकज। कमिंग बैक टू द सेकंड पॉइंट ऑफ क्राउड फंडिंग, यस आपका माइक ऑफ है, Sorry. राइट Yeah, so I want to ask the same thing on this preference shareholder. So they get like a fixed dividend also, राइट these preference shares. So what about those? How startup tackle those things? राइट। So यूजुअली स्टार्टअप्स के जो इन्वेस्टर्स को
दे अंडरस्टैंड कि स्टार्टअप के पास डिविडेंड देने के लिए तो कुछ होता नहीं है पहले 4-5 साल तक। डिविडेंड आप कब देते हो? जब कंपनी में प्रॉफिट्स होते हैं, नेट प्रॉफिट होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेबल है, टैक्स देने के बाद, रिजर्व्स के Right. पास रखने के बाद डिस्ट्रीब्यूट बोर्ड डिसाइड करता है। और स्टार्टअप में तो इनिशियली आपको पता है 4 साल 5 साल 6 साल तक मुश्किल ही होता है कि जो आप मतलब डिविडेंड बांट सको उतना प्रॉफिट तो नहीं होता है। तो वो उनको भी पता है। तो जनरली इन्वेस्टर्स के आप टिपिकल जो हम देखोगे सीसीपीएस के ऊपर आपको लीगली वो मैंडेटरी है बताना कि कितना फिक्स रिटर्न दोगे ऊपर लॉ, लेकिन वो कितना मिनिमम होना चाहिए कितना मैक्सिमम इसके ऊपर उस उनका कोई भी कमेंट्स नहीं है। तो जनरली आप देखोगे जो कूपन रेट बोलते हैं इसको, सीसीपीएस की टर्म्स का वाइटल पार्ट है, ये स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। तो वो यूजुअली होता है 0.001%, बेसिकली निल होता है वो। ठीक है, तो वो इफेक्टिवली जीरो ही होता है उनका जो फिक्स डिविडेंड है। और इन्वेस्टर्स को ये अच्छे से पता है, दे आर अवेयर ऑफ दिस, क्योंकि उनको पता है कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाएगी, तो उसको 0.001% पे ही रखा जाता है। मैंने आज तक 100-150 के आसपास तो ये डॉक्यूमेंट देखे ही होंगे कि ये होंगे, उनमें हमेशा मैंने इसको 0.001% ही देखा है। Okay. So after 5 years, they charge like they start getting dividends or something. नहीं, उसकी टर्म्स ऑनेस्टली कभी चेंज नहीं होती हैं। चेंज कब Okay. होता है? जब कंपनी आईपीओ पे जा रही है, उससे पहले ये सारे इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो अगर जो भी डिविडेंड होगा वो परसेंट वाइज ही डिस्ट्रीब्यूट होता है सबको। Okay. Thank you. हाँ जी, कमिंग बैक टू शशांक्स पॉइंट ऑफ क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग तो अभी काफी ही एक डिबेटेड टॉपिक भी है, क्योंकि कुछ पॉइंट के इसको दो तरीके हैं देखने। कंपनीज एक्ट में क्राउड फंडिंग एक तो आपको, क्योंकि मैक्सिमम शेयर होल्डर ही 200 के अलाउड है प्राइवेट कंपनी में, राइट, एक तो वो आ जाता है, और दूसरा इसको ओपन ऑफर भी देखा जा सकता है। तो उसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है कंपनीज एक्ट में कि आप पब्लिक एट लार्ज से शेयर कैपिटल के लिए प्राइवेट कंपनी को अलाउड नहीं है सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन ऑफर क्रिएट करना। लिमिटेड कंपनीज कर सकती हैं, फिर वो आईपीओ की प्रोविजन में चला जाता है। थोड़ा इंडिया में ये चीज रिस्ट्रिक्टेड है। देयर आर पीपल हु आर ट्राइंग टू वर्क आउट अ वे जहाँ पे कुछ नई स्टार्टअप ही हैं जो ये कर रही हैं। वो क्राउड फंडिंग क्या करते हैं कि उसकी फॉर्म, लीगल फॉर्म चेंज कर देते हैं। जैसे कुछ हैं कंपनीज, क्योंकि Right. कैप टेबल पे एक सिंगल बंदा दिखा देते हैं, टाइक इज वन ऑफ देम। तो वो टिपिकल जो यूएस का क्राउड फंडिंग का जो फंडा है, दिस डज नॉट रियली वर्क इन द सेम फॉर्मेट इन इंडिया, बट देयर आर वेज दैट कंपनीज लाइक टाइक आर एबल टू, और एटलीस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ पूल जहाँ पे आपने एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्रिएट कर दिया, फिर वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल एज ए सिंगल एंटिटी इन्वेस्ट करता है। वो कैप टेबल पे सिर्फ उनका ही नाम दिखता है, कैप टेबल पे सारे इन्वेस्टर्स का नाम नहीं दिखता है। ओके, सो हमारे जितने स्टार्टअप्स हैं अभी तक पंकज, जिसमें नीरा यादव हैं, जिनको ऑलरेडी आपके ड्रैग अलोंग और टैग अलोंग वाले पोर्शन से शायद थोड़ा सा हेल्प मिला होगा। जी, Am I right, I नीरा? think so. Your mic is आपका माइक इज ऑफ, म्यूट। हाँ जी, नहीं, पहले भी क्लैरिटी थी। जी, वो मैंने चेकआउट कर लिया था। so राइट Nira, गुड। Pankaj, Nira is doing running a XED education. They deals with Okay. schools and all, and Nira is from IIT Bombay. नाइस, So, वेरी नाइस। अभी इन्होंने फर्स्ट अपना जो एक पहला राउंड है, सीड राउंड का एक छोटा सा पोर्शन रेस करा है, वो भी हमसे ही करा है बेसिकली। और बाकी का पोर्शन हमारा को शायद एक हफ्ते में, नेक्स्ट एक वीक में शायद क्लियर हो जाए। सो मे बी नीरा विल नीड योर हेल्प इन फर्दर। ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प, ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। सो आई थिंक बाकी स्टार्टअप्स को भी आपकी थोड़ी सी गाइडेंस की नीड है, जिसमें हमारे स्टार्टअप्स को थोड़ी सी लीगलिटी की इशू आ रही है अपनी पेमेंट कैप्चरिंग में। सो मिस्टर खुशीराम, इफ यू कैन आस्क क्वेश्चन, इफ यू आर हियर। Till the time everything is clear to me. Regarding your payment and all, you are capturing at your payment gateways issue. Actually, we have tie-up with PayPal at this point of time because Razorpay PayU doesn't have that solution available with them. So the problem is like we are building a cross-border e-commerce marketplace where we need a merchant solution.
for every individual merchant. So we are onboarding merchants, and every merchants can sell 20, 30, 40 products a day. So in Right. that way, all the remittance should be converted into INR and transferred to their bank account while giving them FIRC solution. So Right, that right. kind of a complex solution is Definitely not available उसमें with I any think of that these platforms. राइट प्रॉब्लम क्या है इंडिया में बिकॉज एक्सचेंज कंट्रोल आर करेंसी इज नॉट अ फुली कन्वर्टेबल करेंसी, तो इसमें थोड़े आरबीआई के एक्सचेंज कंट्रोल हैं. देर आर लाइक वेरी फ्यू करेंसीज दैट आर फुली कन्वर्टेबल, फॉर एग्जांपल यूएसडी, यूरो, pound sterling, pound and Japanese yen. These are the four recognized, internationally recognized, well known currencies जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है. बट आईएनआर के ऊपर आरबीआई कंट्रोल करना चाह रही है. रीजन, वेरियस रीजंस हैं. इंडियन सेटअप ही वैसा है कि उनको करना भी पड़ता है. तो टिपिकली जब फॉरेन से कुछ भी पैसा आता है वो दो तरीके से आता है इंडिया में. या तो फॉरेन फंडिंग आती है आपकी इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में आती है आपकी कंपनी में, जो कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है. देयर इज अनदर वे विच इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है सेल परचेज का. तो जब भी वो आता है एडी बैंक जो आपका होगा, जो भी आपका बैंक है, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी है, एसबीआई है, जो भी बैंक से आप यूज डील कर रहे हो, तो वो जब भी आपके अकाउंट में पेमेंट हिट करता है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, एक तो वो उन चारों करेंसी में से एक में ही आना चाहिए, यूएसडी, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग या फिर जापानीज येन. तो मेक श्योर कि उनमें ही आ रहा हो, उसके बाद आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. बट एक बार जब अकाउंट हिट होता है उन चारों करेंसी में से एक में होना चाहिए, तो वो आपको एफआईआर से इशू करते हैं, दैट इज फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आए हैं फॉरेन से. तभी आपको वो एडवांस रिपोर्टिंग करनी होती है जिसमें आप बताते हैं कि बैंक बेसिकली आपसे पर्पस पूछता है किस पर्पस के लिए आए हैं. अगर वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, सेल परचेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रहा है या गुड्स हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप उनको बता दोगे. अगर वो आपकी शेयर कैपिटल में आ रहा है एफडीआई की फॉर्म में, तो वो अलग तरीके से बता दोगे. दोनों के कंप्लायंसेस अलग अलग हैं, और उसमें जनरली एक सपोर्टिव बैंक का होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप सरकारी बैंक के साथ डील कर रहे हैं थोड़ी मुश्किलें आती हैं, मैंने देखा है, क्योंकि दे आर नॉट जनरली वेरी वेल अवेयर ऑफ द फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व देमसेल्व्स. लेकिन जैसे आईसीआईसी बैंक है, सिटी बैंक है, एचएसबीसी है, एचडीएफसी है, जनरली डिपेंडिंग अपॉन विच branch of that bank you're dealing with, they are generally much better aware of the compliance part of it. They will help you with that. क्योंकि बैंक के साथ आपका कंफर्ट होना बहुत जरूरी है फॉरेन एक्सचेंज के साथ अगर आप डील कर रहे हैं. तो पेपाल के साथ हमने सुना है कि काफी इश्यूज आ रहे हैं इंडिया में पेपाल को. आई थिंक देयर आर अदर इंडियन एंटिटीज दैट आर डूइंग रियली वेल. देयर आर न्यू स्टार्टअप्स, भारत पे इज वन ऑफ देम. बट भारत पे का मेन फोकस इज मोर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ थिंग्स. There are other we are seeing these new Razorpay etc. that are replacing the traditional UPI, being some of also one good implementation on these things. But foreign transaction के लिए I think आपको बैंक के साथ अगर PayPal उसको proper आपको, but internationally PayPal is a good method also, actually a mechanism to collect money. सो पेपाल आपका किस बैंक के साथ कनेक्ट होके, क्योंकि गेटवे होगा पेपाल तो, लेकिन बैंक में तो आपके नॉर्मल करंट अकाउंट में पैसे आने हैं, तो यू नीड टू ड्रॉ सम कंफर्ट फ्रॉम द बैंक. मेक श्योर, जनरली वी से मेक श्योर इट्स अ प्राइवेट बैंक, क्योंकि प्राइवेट बैंक थोड़ा अग्रेसिवली इस चीज़ के ऊपर आपको हेल्प कर देते हैं. So if you want us to connect you with, Kotak is also doing well in the foreign transactions also recently. So these are 4-5 banks in our experience that are very good. कोटक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सिटी बैंक. सिटी बैंक का अभी ऑपरेशन थोड़े लिमिटेड है इंडिया में, तो एचएसबीसी इज डूइंग वेरी अग्रेसिवली. शशांक would be able to help you with connecting with the HSBC team. So IDBI Bank, we have heard, IDFC sorry bank is also making some efforts in this area. So compliance is very important. I would like to mention that, because FEMA का जो भी आरबीआई से रिलेटेड कंप्लायंस है, मेक श्योर आप उसको बहुत टाइमली कर रहे हो, क्योंकि इसमें पेनल्टीज बहुत बड़ी हैं. अप टू 3 times द अमाउंट इन्वॉल्व की पेनल्टी लग जाती है. ऑल्दो ये काफ़ी रेयर केसेस में होता है, बट आरबीआई को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है. हमने हमारे एक्सपीरियंस में वी हैव वर्कड ऑन नंबर ऑफ दिस इश्यूज,
कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग करवानी पड़ती है कई बार वो आपको अगर डिले छोटा मोटा है तो दे विल वेव दैट, तो वो फॉरगिव कर देते हैं, बट अगर डिले ज़्यादा हो रहा है तो समटाइम्स द पेनल्टीज कैन बी, कंपाउंडिंग पेनल्टीज कैन बी हायर। डॉक्यूमेंटेशन, प्लीज मेक श्योर एवरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपने किया हुआ, सारे रिकॉर्ड्स हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड इश्यूज में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में अगर छोटी सी एक एंट्री भी रुक गई है आपकी, रह गई है कहीं ना कहीं पे, तो दैट कैन बिकम अ बिग इशू इन द लॉन्ग रन। पंकज, यहाँ पे एक छोटा सा और इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। हम एक मार्केट प्लेस है, तो पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आ रहा है, ये पैसा डायरेक्टली मर्चेंट के अकाउंट में जा रहा है। राइट, बायर पे करेगा, डायरेक्ट मर्चेंट के अकाउंट में पेपाल ट्रांसफर करेगा, बैंक कोई भी हो मर्चेंट का, वो उसके अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, FIRC भी उन्हीं को मिलती है। राइट, हम तो एक मार्केट अपना जो भी सक्सेस फीस है वो चार्ज कर रहे हैं, दैट्स इट। राइट, राइट, बट हम ठीक है। इंटरनेशनल बायर ला के दे रहे हैं, तो उसमें हमारे ऊपर कंप्लाइंट बहुत कम आते हैं। हमारा सिर्फ ये आता है कि हमें सेक्शन 194A में एक सर्टेन 1% उनको चार्ज करके ओवरऑल फीस गवर्नमेंट Right. के पास जमा करनी पड़ती है एक पर्टिकुलर GST पे, ताकि वो बाद में मर्चेंट उसके ऊपर क्रेडिट ले ले अपना। बिल्कुल, और एक आई फॉरगॉट दैट मतलब सेक्शन जिसमें भी कुछ ऐसा जमा कराना होता है। इसके अलावा मार्केट प्लेस के ऊपर इतने ज्यादा कंप्लाइंट्स नहीं है, वो मर्चेंट के ऊपर है। बट वी गुड टू नो कपल ऑफ CAs who are good with these compliance, क्योंकि वो मर्चेंट भी रहे हैं हमारे व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ eBay। तो राइट, अच्छे समझता हूँ और इनको भी समझता हूँ। तो वो CA क्योंकि खुद के क्रेडिट्स भी ले चुके हैं, LUT वगैरह लेके मतलब पहले एक्सपोर्ट के ऊपर एजम्पशंस वगैरह ले चुके हैं, राइट, तो इन अकाउंट को भी इजीली वो हैंडल कर लेते हैं। FIRC भी दे देते हैं, वो उनको शिपमेंट नंबर भी दे देते हैं, बिलिंग वगैरह भी करा के ओवरऑल एक्सपोर्ट दिखा के उनको ड्रॉबैक भी दिलवा देते हैं। राइट, 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 दोज आर मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस के तर्ज पे हमें क्या करना है, उन चीजों को मार्केट मतलब एक पेमेंट गेटवे चाहिए था, बट रेजर पे, पेयू, कैश फ्री एंड देयर आर कपल ऑफ मोर Right. न्यू पे इंडिया, दे डोंट हैव दैट सॉल्यूशन व्हिच वी आर लुकिंग फॉर। ICICI ने उनके पास कोई था एक प्रोडक्ट, उन्होंने बोला था हम दे देंगे, बट जब उनको हमारा मॉडल समझ में आया तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हमारे पास ये नहीं हो पाएगा, इट्स अ वेरी इनिशियल स्टेज, और हम सिर्फ एक जो चेकआउट मेथड है, कोई मर्चेंट अपना खुद का प्रोडक्ट बेच रहा है और खुद के अकाउंट में पैसे ले रहा है, उनको सोल्यूशन दे सकते हैं। मार्केट ठीक है, प्लेस वाला बस किसी के पास नहीं, इंडिया में किसी के पास भी नहीं है। इसी वजह से ज्यादातर कंपनियां इंडिया की सिंगापुर या फिर डेलावेयर वगैरह में कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं, क्योंकि उनके बेसिस पर Right. उनको इंटरनेशनल पेमेंट का सपोर्ट मिल जाता है। राइट, राइट, वी हैव सम ऑफ क्लाइंट्स हु आर फेसिंग द सिमिलर इशू, क्योंकि GST भी एप्लीकेबल हो जाता है कई बार। अगर आपके अकाउंट में पेमेंट आगे जानी भी है, एटलीस्ट आपके केस में वो शायद नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको नेट आपका ही आ रहा है, तो उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन कम हो जाती हैं। तो आई मीन मेन आप वुड एडवाइस इज कि जो भी आ रहा है आप उसका कंप्लायंस थोड़ा ध्यान से रखिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखिए, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें कोई भी कंप्लायंस छूटना नहीं चाहिए। आई थिंक द वे यू एक्सप्लेन कि अगर पेपाल उसको प्रॉपरली ही हैंडल कर पा रहा है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे अगर किस हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, RBI का अगर कंप्लायंस अगर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ दैट, क्लैरिटी से काम हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन का वो पूरा ट्रेल आपका बना हुआ है। तो एज लॉन्ग एज compliance is in check, I think there is nothing to worry about. But these are always, there's always small line कि कहीं ना कहीं पे कुछ मिस नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें फिर फ्यूचर में आके कई बार काफ़ी तंग करती हैं, बट गुड टू नो कि PayPal has been able to resolve most of it so far. So next question is, you have some question, Kushiram? नो, इट वाज द ओनली क्वेश्चन आई हैव। बाकी जितनी भी चीजें पंकज ने बताई हैं थोड़ा आपका थोड़ा next अवेयर। question जो सिंगापुर वाला है उसको मैं थोड़ी देर में पूछूंगा अभी कि how to transfer your company to some other country. So before that we have Abid Ali. Abid is running same time of fintech business. Okay, he are doing great revenue around 10 lakhs 15 lakhs MRR without pre-launch है भी product, ठीक है। बट इनको अभी इन्वेस्टमेंट उठानी है और इनका कुछ अकाउंट से रिलेटेड कुछ फाइनेंशियल इनमें इशू है। सो Abid, if you can explain your question. Abid or Pooja, am I audible? Okay, चलिए अभी लगता है कोई नेटवर्क इशू है। सो देयर इज सम अदर क्वेश्चन फ्रॉम खुशीराम सर, वो सबके लिए ही है वो, क्योंकि राव जी को भी अपनी कंपनी यूरोप में शिफ्ट करनी है,
और बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं व्हिच आई बिलीव कि दिस इज द टाइम फॉर इंडिया कि आपको अब बाहर के इन्वेस्टर्स नहीं, बाहर के कस्टमर की नीड है इफ यू वांट टू बिकम अ बिग कंपनी। राइट। सो क्या कॉम्प्लिकेसिटी आती है या फिर क्या प्रोसेस होती है, कितना टाइम लगता है, कितना पैसा लगता है अपनी जो सबसे बड़ा हब है लाइक सिंगापुर, राइट नाउ इट्स दुबई, इट्स यूके बहुत ओपन है अभी के लिए, तो क्या इसमें प्रोसेस रहता है और क्या खर्चा लगता है? राइट, आई थिंक आबिद हैज अ क्वेश्चन। आबिद, यू कैन आस्क प्लीज। या सर एक्चुअली मेरे को सिर्फ एक ही डाउट था, वही वाला सुशांत सर, मेरे को एक ही है बस वो डाउट कि करंट अकाउंट से, और उसका समझ में नहीं आया। एक बार पूरा क्वेश्चन आप एक बार पंकज को समझा दो ताकि पंकज कैन हेल्प यू। थोड़ी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, कम हाँ, आ रही थोड़ी है। आवाज क्लियर नहीं आ रही। Can you be आवाज आ little रही है clear? अच्छा? हाँ, हाँ, मैं ये बोल रहा था कि सर देखिए, जो हमारा पैसा आता है वो आता है हमारा सेविंग अकाउंट में पैसा। जो मैंने कंपनी बनाई है वो फिनटेक कंपनी है। इसके अंदर ये है कि इसके अंदर सारे प्रोडक्ट है, क्रेडिट कार्ड, लोन, इंश्योरेंस कार्ड, सब चीज है इसके अंदर। अब जैसे ऐसा बंदा फ्रीलांसर वर्क करेगा, इसके अंदर हमने पे आउट डिसाइड करा है। क्रेडिट कार्ड में ऑप्शन है एक्सिस बैंक का, आईडीएफसी का, एचडीएफसी का, सारे अकाउंट हुआ है, उसके नीचे पे आउट लिखा है। कस्टमर जैसे ही वहां से ये कोई भी बंदा उसको रेफर करता है और कार्ड बनाता है, कार्ड अप्रूव होता है, तो उसको पे आउट उसके वॉलेट में आ जाएगा। बट मेरे जो पैसा आता है वो आता है सारा सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में पैसा नहीं आता, क्योंकि जो हमारी कंपनी है और मैं जिस थर्ड पार्टी के लिए काम करता हूँ, एचडीएफसी के लिए हम काम करते हैं अभी, बट वो थर्ड पार्टी के थ्रू करते हैं, बैंक साथी के थ्रू। बैंक साथी जो पैसा वो देता है हमें सेविंग अकाउंट में। करंट अकाउंट में इसलिए नहीं लेता क्योंकि मैं कल को कोड अप्लाई करूंगा तो जो है बैंक मुझे देगा ही नहीं कोड, बोलेगा ऑलरेडी आप एचडीएफसी के थ्रू पैसा ले रहे थे तो हम क्यों दें आपको कोड। तो इसमें तो सर बहुत दिक्कत होगी फिर। ओके। सो एक तो अगर फॉरेन से पैसा आ रहा है कि या फिर आप डोमेस्टिक उसकी पैसे की बात Domestic, कर रहे हो? नहीं, डोमेस्टिक आता है एचडीएफसी बैंक से, इंडिया से पैसा। हाँ, तो उसमें तो कोई दिक्कत कॉम्प्लिकेशन नहीं अगर सेविंग अकाउंट में आ रहा है जनरली। लेकिन आपका अगर अपनी एंटिटी फॉर्म की हुई है तो उसमें अगर सेविंग अकाउंट में आपके पैसा जा रहा है तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है कि इनकम आपका सेविंग अकाउंट में जा रहा है और एक्सपेंसेस कहाँ से हो रहे हैं, वो थोड़ा एक इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है। जो टीडीएस कटता है वो अलग है फिर। हाँ, तो टीडीएस क्योंकि अगर मान लीजिए टीडीएस कट के आपकी कंपनी के नाम पे टीडीएस कट रहा है, अकाउंट में पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आ रहा है, तो दैट कैन बी अ बिट ऑफ एन इशू एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न। वो आई थिंक आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। बट मेरे हिसाब से वो आप अगर टीडीएस आपका कंपनी के नाम पे कट रहा है तो सेविंग अकाउंट में उसका आपको नहीं लेना चाहिए। ये कंपनी के नाम से टीडीएस अकाउंट, टीडीएस कंपनी के नाम से थोड़ी करता है, वो तो उस पर्सन के नाम से करता है, इंडिविजुअली के नाम से। ओके। हाँ। और इसमें फंडिंग लेने में क्या इशू आएगा इन्हें पंकज? हाँ जी। जैसे आबिद को आप फंडिंग लेनी है, अगर अपने लिए इन्वेस्टर्स ढूंढने हैं या फिर नेक्स्ट राउंड उठाना है या ग्रो करना है कंपनी को, तो प्रायर जो अभी तक फाइनेंशियल तो कैसे शो कर पाएंगे ये? हाँ, तो वो भी आपका एक इशू आएगा क्योंकि इन्वेस्टर्स को आपकी कंपनी के अकाउंट में कुछ दिखेगा नहीं, तो दिस कैन बी एन इशू क्योंकि आपको नंबर्स नहीं दिखा पाओगे कंपनी के अंदर। इवन दो नंबर्स आर देयर बट वो ट्रांजैक्ट तो कंपनी के अकाउंट में नहीं हो रहा है ना। तो आई थिंक ये आप तो बैंक के साथ बैठ के फिगर आउट करना पड़ेगा व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू क्रिएट अ करंट अकाउंट जहां से ये सारी ट्रांजैक्शन राउट हो सकती हैं आपकी, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो द नंबर्स। आई मीन यूजुअली स्टार्टअप्स के अंदर नंबर्स ही इशू होता है जिसमें रेवेन्यू नहीं होता, और आपके केस में रेवेन्यू है लेकिन आप दिखा नहीं पा रहे हो क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट में जा रहा है। तो वो सर करंट अकाउंट में आना चाहिए कंपनी के नाम पे, तो बिकॉज दैट वुड बी अ बिग हेल्प एट द टाइम ऑफ रेजिंग एनी फंड्स। तो सर देखिए, मैं एक्चुअली दो कंपनी है मेरी, ठीक है। एक में जो एक्चुअली मैंने दो कंपनियां बनवाई हैं, जो हमारी ग्रैब मनी कंपनी है जिसके लिए हम फंडिंग लेना है, और जो हमारी कंपनी है फिनटेक कंपनी, इसमें हम करंट अकाउंट में अगर पैसा मंगाते हैं, ठीक है। और एक दूसरी कंपनी मेरी है जिससे मैंने बैंक के कोड ले रखे हैं सारे, ठीक है। उस कोड से उसमें एक तो उस कंपनी के अंदर पैसा आएगा, जैसे कि हमने बीएस फिनटेक की कंपनी बना रखी है, उसके अंदर एक पैसा आ रहा है करंट अकाउंट में अलग अलग बैंकों से, बट ग्रैब मनी के अंदर तो पैसा आ ही नहीं रहा करंट अकाउंट में, तो फिर कैसे करेंगे? हाँ, तो ये तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग आपको देखना है कि विच इज मोर सूटेबल टू यू, क्योंकि जिस कंपनी में आप फंडिंग उठाने की कोशिश कर रहे हो तो उसका मॉडल सूटेबल होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि दैट्स अ नॉन लीगल इशू अनफॉर्चुनेटली, मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल बैंकिंग रिलेटेड आपका एक
solution निकालना पड़ेगा. You have to probably get a banker that is more understandable to this issue. तो आबिद मेन यही है पूरे इसका क्वेश्चन का आपका आंसर लास्ट टाइम भी था कि आपको अपनी जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है दोनों कंपनीज का या फिर जो भी आपको दिखाना है आपको बैठना पड़ेगा बिफोर गेटिंग अ फंडिंग. आपका जो भी नंबर्स है आपको शो करने पड़ेंगे, जस्टिफाई करने पड़ेंगे. या फिर वो दोनों कंपनीज एक ही एंटिटी का पार्ट हो जाएं. हाँ, जो लेकिन मैंने वो थोड़ा आपको लास्ट एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर हो जाएगा जिसमें एक होल्डिंग कंपनी बन जाएगी. होल्डिंग कंपनी क्या होती है? होल्डिंग कंपनी सिर्फ इन दोनों कंपनीज के शेयर होल्ड करेगी. ये दोनों स्ट्रक्चर पैरेलल चलते रहेंगे और इन्वेस्टमेंट आपका होल्डिंग कंपनी में आएगा. तो दैट इज ऑल्सो सोल्यूशन. लेकिन एडिशनल एक कंपनी बढ़ा रहे हो और ये इसको टिपिकली तो ये एनबीएफसी की डेफिनेशन में आ जाएगी. लेकिन सिंस इट्स अ होल्डिंग कंपनी तो एनबीएफसी के कंप्लायंस से बच जाएगी. इसको सीआईसी बोलते हैं, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी. आरबीआई का जो एनबीएफसी फ्रेमवर्क है उसमें इसको एक्सेप्शन दिया हुआ है सीआईसी को. लेकिन 3 कंपनी मेंटेन करना एक आप देख लीजिए उसमें फिर वो, क्योंकि लीगल कंप्लायंस उतने ही बढ़ जाएंगे और ऑडिटर भी हर कंपनी का चाहिए होगा. बट दिस इज वन सोल्यूशन, क्योंकि काफ़ी बड़े ग्रुप की कंपनीज करती हैं ऐसा. एस्टेब्लिश्ड जो एटलीस्ट स्टार्टअप में ये काफ़ी रेयर है ऐसे होना. बट ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो है, बड़ी इंडस्ट्रीज जिसमें ऐसा ही होता है, एक सीआईसी होती है विच इज़ अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी जिसको हम कह देते हैं. उसका सिर्फ काम यही होता है कि सारी सब्सिडरीज में, जैसे मान लीजिए कोई एक अलग से पार्ट्स बना रही है, केमिकल बना रही है. आई मीन ऑल द बिग ग्रुप्स आर स्ट्रक्चर्ड दिस वे. होल्डिंग कंपनी सिर्फ एक तो ब्रांड्स को होल्ड करती है और दूसरा अपनी शेयर सब्सिडरी कंपनी है जो ग्रुप कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखती है और कोई काम नहीं करती है. तो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी में डायरेक्टली आ सकता है क्योंकि उसका बेनिफिट सबको मिल रहा है. ठीक है. सो अगेन द सेम क्वेश्चन, द सिंगापुर एंड अब्रॉड वाला क्वेश्चन जो था, इफ यू कैन आंसर. तो सिंगापुर सिमिलर है आपका. उसमें ना काफी इसका देयर इज नो वन आंसर दैट फिट्स और बेनिफिट्स ऑल. उसको स्ट्रक्चर करना सिंगापुर या दुबई में या फिर किसी और कंट्री में, वी आर इन द मिडल ऑफ एक्चुअली हेल्पिंग कपल ऑफ आवर क्लाइंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस. लेकिन हर किसी का पर्पस और रिक्वायरमेंट अलग है, उसी हिसाब से उसकी स्ट्रक्चरिंग होती है. नाउ इफ फॉर एग्जांपल इफ योर मेन कंसर्न इज कि बाहर से पैसा आ रहा है या फिर इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपको बाहर ही रखनी है बिकॉज यू वांट टू एक्सपैंड फर्दर इनटू अदर कंट्रीज, तो द मोस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर वुड बी कि जैसे सिंगापुर या फिर कोई भी आपकी कंट्री ऑफ चॉइस जो है. रीजनली तो सिंगापुर एंड दुबई आर 2 एरियाज जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये स्ट्रक्चरिंग हो रही है. तो आप फॉर एग्जांपल सिंगापुर को आप होल्डिंग कंपनी बना लेंगे, दैट और इंडियन कंपनी उसकी सब्सिडरी बन जाएगी. उसमें टैक्स इश्यूज बहुत आते हैं, आप कौन सी स्टेज पे हो इन्वेस्टमेंट की, स्टार्टअप की लाइफ का कौन से पार्ट में हो, उस हिसाब से उसको वो इश्यूज रिजॉल्व किए जा सकते हैं, प्लानिंग की जा सकती है. तो वो सिंगापुर की एंटिटी बाहर ही पैसा रखेगी, बाहर से ही किसी फॉरेन में इन्वेस्ट कर सकती है, राइट. बट ये थोड़ा सा सेंसिटिव होता है देखने के लिए और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका, क्योंकि कई जगह पे होता है कि फंडिंग नहीं आपके, जैसे खुशीराम जी का इशू है, जैसे बाहर से आपका इन सेल परचेज का प्रोसीड्स आ रहा है, लेकिन खुशीराम जी के केस में वो एटलीस्ट उनको सिर्फ नेट ऑफ होके आ रहा है, तो इशू नहीं है. पेपाल इज एबल टू हेल्प देम. इन सम केसेस ये नहीं हो पाता है, ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता है. तो वो क्या होता है कि बाहर से आपका पैसा आया लेकिन आपने इंडिया में भी किसी को देना है, इंडिया वाले के ऊपर आपका जीएसटी लग जाता है, बाहर वाले पे तो जीएसटी आया नहीं है जिसका आप इनपुट क्रेडिट ले नहीं पा रहे हो. तो उसके लिए भी कई बार ये स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है कि बाहर की कंपनी ही बाहर वाला पैसा इकट्ठा करती है, वो डायरेक्टली इंडिया में जिसको आपको देना है उसको डिसबर्स कर देती है, ताकि उस पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी कम खत्म हो जाती है. तो अनदर स्ट्रक्चर कुड भी सिर्फ आपको फंड रेज करना है, क्योंकि आपका इन्वेस्टर कई बार दे आर मोर कंफर्टेबल इन्वेस्टिंग इन अ सिंगापुर एंटिटी. तो पर्पस आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है और आपका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वेदर दे आर कंसर्न्ड विद द जीएसटी और दे आर कंसर्न्ड विद द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, उनको अपना कैपिटल गेन टैक्स बचाना है, उसकी प्लानिंग होनी है. तो नंबर ऑफ इश्यूज वुड बी देयर जिसको आपको डिटेल में कंसीडर करना चाहिए बिफोर प्लानिंग टू सेट अप एन एंटिटी अब्रॉड. मेनली आपका देयर हैज टू बी क्लियर विजन एंड व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट.
वो दैट यू नीड टू नो, एंड उसके हिसाब से, क्योंकि उनकी स्ट्रक्चरिंग भी बहुत अलग तरीके से हो सकती है। कई बार हो सकता है कि आप उसकी सब्सिडरी, इंडियन कंपनी आपकी होल्डिंग रहेगी, सिंगापुर आपकी सब्सिडरी बन सकती है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। समटाइम्स सिंगापुर इज द होल्डिंग कंपनी एंड इंडियन कंपनी इज द सब्सिडरी, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ये आपके लॉन्ग टर्म विजन के साथ और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर हो सकता है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड कि पोस्ट टर्म शीट एसेंशियल्स क्या क्या रहते हैं, क्या क्या एक स्टार्टअप को, क्या क्या स्टेजेस हैं, और पैसा आने तक क्या क्या स्टार्टअप को रेडी करके रखना पड़ता है अपने पास? Right. So term sheet is basically, as we discussed, it's just an initial document जहाँ पे आपके मोटे मोटे जो कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग है दैट गेट्स नोटेड डाउन। उसके बाद टिपिकली क्या होता है, एक इन्वेस्टर आपके साथ टर्म शीट साइन करेगा कि हम इतने रुपए इस वैल्यू के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद हम जो इन्वेस्टमेंट है या फिर फर्दर डॉक्यूमेंटेशन है, फॉर एग्जांपल एंटरिंग ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ एसएसए और एसएचए, दोज आर सब्जेक्ट टू ड्यू डिलिजेंस। तो वो आके ड्यू डिलिजेंस कैरी आउट करेंगे। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होती है और लीगल ड्यू डिलिजेंस होती है। फाइनेंशियल में बेसिकली दे विल, if you are, let's say, 6 months old company, nobody wants to do financial due diligence or legal due diligence on those. But if you have been around for more than a year, have been there for 2 years or something, तभी वो फाइनेंशियल और लीगल ड्यू डिलिजेंस थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें देन दे वांट टू सी लास्ट ईयर का फाइनेंशियल, अभी का लास्ट ईयर का ऑडिटेड फाइनेंशियल, अभी वाला जो अनऑडिटेड, जो एज टू द लास्ट क्वार्टर इफ पॉसिबल, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वो चेक करेंगे। आप पेमेंट्स कैसे कर रहे हो, जैसे वो अभी हमने डिस्कस किया कि किसी के पर्सनल अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो वो कैप्चर हो जाएगा कि वो, देन वो सस्पिशियस भी हो जाता है कई बार इन्वेस्टर। आपकी इंटेंशन हो सकता है कि 100% सही है, बट इन्वेस्टर्स थोड़ा इसके ऊपर दे विल बी हैविंग एन इशू कि कंपनी के अगर पैसे किसी के पर्सनल अकाउंट में जा रहे हैं, दैट इज अ बिग इशू फॉर देम, क्योंकि दैट there's a potential for fraud, there's a potential for routing of funds that are to the benefit of somebody else and not of the company. Initially हमें लगता है कि ये तो मेरी कंपनी है ना, तो मैं अपना क्रेडिट कार्ड का बिल भी यहीं से पे करवा रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं कोई सैलरी नहीं ले रहा हूँ, या फिर मैं ये खर्चे भी उसमें बुक कर रहा हूँ। हम लोग सब करते हैं, लॉ फर्म में हम भी करते हैं ये, बट हमारा 100% कंट्रोल है और बाहर वाले का किसी का पैसा नहीं लगा हुआ लॉ फर्म के अंदर, तो वो चल जाता है। क्योंकि मोर और लेस आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर बहुत टाइम में खर्चे वही होंगे जो बिजनेस के ही कर रहे होते हो आप उसमें से। बट लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर आ रहा है तो दे मे फील अनकंफर्टेबल अबाउट दैट, वो ड्यू डिलिजेंस में निकल के आ जाएगा। फिर ऐसे ही लीगल ड्यू डिलिजेंस में, इफ आई एम डूइंग द ड्यू डिलिजेंस ऑन अ कंपनी फॉर एन इन्वेस्टर, आई विल चेक कि आपके जो असेंशियल कस्टमर्स हैं या वेंडर हैं या जिनके साथ आप रेगुलरली डील कर रहे हो, उनके साथ आपके अग्रीमेंट इन प्लेस हैं कि नहीं, आपके एम्प्लॉयज के साथ अग्रीमेंट किस तरह से प्लेस में है, आप लीगल कंप्लायंसेस कंपनीज एक्ट में, अगर आपका फॉरेन से पैसा आ रहा है या इन्वेस्टमेंट आ रही है या फिर ट्रेड हो रहा है, वो डॉक्यूमेंटेशन आपका कंप्लायंस में है कि नहीं। आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अगर डील कर रहे हो जहाँ पे रेगुलेटर की परमिशन चाहिए कुछ चीज करने के लिए, दोज थिंग्स आर इन प्लेस और नॉट। कुछ चीजें लीगल ड्यू डिलिजेंस में भी निकल के आ जाती हैं कि मनी या फिर कोई भी फंडिंग या फिर पैसा इधर उधर गलत तरीके से तो नहीं जा रहा है। तो मेन पॉइंट ऑफ ड्यू डिलिजेंस होता है कि कोई रेड फ्लैग तो नहीं है कंपनी में। और अगर पेमेंट्स आपके पर्सनल अकाउंट में हो रही हैं, क्रेडिट कार्ड के पर्सनल अकाउंट की हो रही हैं, आई वुड एडवाइज कि आपको क्रेडिट कार्ड रखना पड़ता है, कई बार ऑफिस के यूज के लिए भी रखना पड़ता है, तो वो आप उसको कंपनी के नाम पे क्रेडिट कार्ड लीजिए, पर्सनल क्रेडिट कार्ड को लिंक मत कीजिए, अवॉइड डूइंग दैट। ठीक है, वेरी नेसेंट स्टेज पे वो हो जाता है, या फिर उसको आप एज ए कंपनसेशन रिक्लेम कर लें, जहाँ पे सारी रिसीट्स आपकी रिकॉर्ड कर रही हैं कि ये ऑफिस का ही खर्चा है, तो वो एज ए रीइंबर्समेंट जा रहा है, नॉट कि डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड पेमेंट हो रहा है। उसमें हो सकता है कि 95% खर्चे ऑफिस के लिए हैं, लेकिन 5% आपके फ्रेंड्स के साथ कहीं बैठने के खर्चे हैं। तो समटाइम को 5% मतलब हो सकता है महीने के आपके 10,000 के बिल में 200 रुपए की कोई गलत एंट्री हो। बात 200 रुपए की नहीं है, बात वहां पे अप्रोच की आ जाती है। वहां पे इन्वेस्टर समटाइम्स फ्रीक आउट की इंटेंशंस आपकी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो ट्राई टू अवॉइड दैट, क्योंकि आपको सोचना चाहिए कि इन्वेस्टर आपको पर्सनली तो जानता नहीं है कि आप अच्छे इंसान हो, आप एथिकल हो या नहीं हो।
इन्वेस्टर्स तो सिर्फ एंट्रीज के ऊपर बेस्ड आपका बिहेवियर चेक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जब स्पेशली श्योर शशांक विल बी एबल टू टेल यू बेटर, जब वो इन्वेस्ट करते हैं किसी यंग स्टार्टअप में, दे आर इन्वेस्टिंग इन द आइडिया एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन द फाउंडर। उनको देखना, क्योंकि आइडियाज बहुत लोगों के पास है, देयर आर नंबर ऑफ आइडियाज, हमें भी 10 बार आते हैं कि ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है, लेकिन आप किस डेडिकेशन के साथ, कितनी इंटेग्रिटी के साथ उसको अप्रोच करके इम्प्लीमेंट करते हो, इन्वेस्टर उसी में इन्वेस्ट कर रहा है। क्योंकि कंपनी के अंदर कोई एसेट्स तो होती नहीं है, स्टार्टअप्स के पास 4 लैपटॉप होते हैं किनके, है ना, रेंट के ऊपर ऑफिस होता है या फिर कोवर्किंग स्पेस से ही काम कर रहे होते हैं, तो कुछ कॉन्क्रीट चीज में इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ रहा है। आप एक गाड़ी की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके पास तो फैक्ट्री है, मशीनरी है ना, आईपी है, बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन एक स्टार्टअप के पास सिर्फ आइडिया है और एक फाउंडर है, और वो दोनों स्ट्रांग होने चाहिए। तो अगर उसी में ही अगर उनको इंटेग्रिटी का इश्यू दिख गया या फिर अप्रोच का एक, मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत अप्रोच जो होती है वो गलत इंटेंशन से नहीं होती है, बस एक ओवरसाइट होती है। ट्राई टू अवॉइड दोज ओवरसाइट रिलेटेड इश्यूज, क्योंकि सामने वाला आपको उतने अच्छे से नहीं जानता है, उनका इन्वेस्टमेंट उनको नंबर्स पे ही देखना है। तो मेक श्योर आपका लीगल कंप्लायंस इज इन चेक। छोटे मोटे नॉन कंप्लायंस होते हैं, वो इन्वेस्टर समझता है कि स्टार्टअप है तो शायद नहीं कर पा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेजर इश्यूज नहीं होने चाहिए एटलीस्ट, जिससे उनको आपका एक कल्चर गलत नहीं दिखना चाहिए। इन्वेस्टर्स देखना चाहता है कि आपका कल्चर कंप्लायंस का है, 1-2 कंप्लायंस छूट भी गया कोई बात नहीं है, नॉन एसेंशियल कंप्लायंस रह जाता है, बड़ी बड़ी कंपनी से रह जाता है। तो मेन ही ये है कि वो रेड फ्लैग नहीं होना चाहिए कि इट्स नॉट शोइंग द कल्चर ऑफ नॉन कंप्लायंस, कल्चर ऑफ ओवरसाइट। तो इंटेंशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, इंटेग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, आपके कमिटमेंट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, दैट यू हैव टू मेक श्योर। सो ड्यू डिलिजेंस इज दैट एक्सरसाइज टू फाइंड आउट, इट्स अ फैक्ट फाइंडिंग मिशन। अगर ड्यू डिलिजेंस में सब कुछ ठीक निकल के आता है तो नेक्स्ट स्टेज इज आपका, क्योंकि टर्म शीट आपकी बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है शेयर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट एंड शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट। शेयर सब्सक्रिप्शन इज द बेसिस फॉर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट इज the document that governs the relationship between parties once the investment has been received. तो वो जो टर्म शीट में हमने डिस्कस किए थे मोटे मोटे पॉइंट, ड्रैग अलोंग राइट है ना, रिजर्व राइट हो गया, प्रीएम्पशन राइट हो गया, लॉक इन पीरियड हो गया, उनको डिटेल में बनाया जाता है सो दैट दिस विल गवर्न योर रिलेशनशिप एज लॉन्ग एज द इन्वेस्टर इज पार्ट ऑफ द कंपनी। तो शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट आपका कंटिन्यूस डॉक्यूमेंट है। एसएस से जो शेयर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट है वो तो मोमेंटरीली होता है कि जब तक इन्वेस्टमेंट आती नहीं है, एक बार इन्वेस्टमेंट आ जाती है उसकी रेलेवेंस 100% खत्म नहीं होती है, लेकिन ऑलमोस्ट उसको कोई देखता नहीं है उसके बाद। बट शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट आपका पार्टीज का रिलेशनशिप गवर्न करता है, किस तरह से कंपनी के अफेयर्स विल बी कंडक्टेड, किस तरह से आप इन्वेस्टर्स को रिपोर्ट कर रहे हो अपनी चीजें, वो सारा रिलेशनशिप शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट में आ जाता है। तो वंस वो बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट के बाद का डॉक्यूमेंट है जो इन्वेस्टमेंट के बाद के सारे रिलेशन को गवर्न करेगा अंटिल द नेक्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फिर नेक्स्ट राउंड इन्वेस्टमेंट आ जाएगा तो ये शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और नया शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट बन जाएगा जिसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर भी पार्टी होगा और नया इन्वेस्टर भी पार्टी होगा। तो वो फिर नया एक रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, देन इट गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स as well as the new investor and the founders and the company. Okay, so that's from my side. Founders, if you have any question, you can ask now. Hi Pankaj. Pankaj, how much it will cost to register our company in Singapore? Like you haven't answered that. So there are always cheap ways to register. There are always expensive ways to register. Generally, आपका जो एक स्टार्टअप के लिए सस्ते में करना है तो आपका आई थिंक $1,000 में जनरली हो जाता है, कई लोग उससे कम में भी कर देते हैं ऑनेस्टली, लेकिन $1,000 में जो हो जाएगा उसमें मतलब आपको एडवाइजरी भी थोड़ी साथ में मिल जाती है। एक्सपेंसिव है तो फिर इसमें हमने कई बार 30-40 हज़ार डॉलर भी लिए हुए हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारी डिटेल एडवाइजरी होती है। वो मैच्योर कंपनीज के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू समझने ज़रूरी होते हैं। वहाँ पे टैक्स की एडवाइजरी भी आ जाएगी, वहाँ पे लोकल
हायर भी हो जाएगा डायरेक्टर, एक उसका आपका रजिस्टर्ड ऑफिस की रिक्वायरमेंट भी होती हैं, समटाइम इट्स अ सेक्टर सेंसिटिव सेक्टर आल्सो ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो एनीवेज दैट्स द मोर एक्सपेंसिव वंस आर फॉर मैच्योर कंपनीज, क्योंकि उसमें उनका अप्रोच अलग होता है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती हैं. बट फॉर अ सिंपल वेरी वनीला कंपनी इनकॉर्पोरेशन वो $1000 में हो जाती हैं, और कम में भी हो जाती हैं कई बार. And what is the process of registering an Indian registered company to a Singapore? Like transferring from India to Singapore? इंडिया से ट्रांसफर नहीं होती है वो. देयर इज ओनली टू वेज द रिलेशनशिप वर्क्स. या तो आप अपनी सब्सिडरी खोल रहे हो, सब्सिडरी वुड बी अ चाइल्ड ऑफ दिस इंडियन कंपनी, या फिर आप इसकी पेरेंट ही बना रहे हो कि इसको दिस इंडियन कंपनी बिकम द चाइल्ड ऑफ दैट कंपनी. अनदर वे कुड बी मर्जिंग विद एन एग्जिस्टिंग कंपनी इन सिंगापुर. उसमें अगर आप मर्ज कर रहे हो, पहले किसी में सिंगापुर में अलग से बना लिया आपने, इंडियन एंटिटी को उसमें मर्ज कर दिया. अभी ग्लोबल मर्जर्स आर अलाउड अंडर इंडियन द कंपनीज एक्ट. तो फिर या इंडिया की एंटिटी की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी उससे मर्जर के टाइम. यू विल मर्ज द इंडियन एंटिटी इनटू द सिंगापुर एंटिटी, देन द इंडियन एंटिटी विल सीज टू एग्जिस्ट. लेकिन अगर इंडिया में ऑपरेशन है, फिर आपको इंडिया में एंटिटी तो रखनी ही पड़ेगी किसी भी तरीके से. तो इट्स बेटर टू मेक इट अ सब्सिडरी. अगेन लाइक आई सेड, फ्रॉम द टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी कंपनी की स्टेज ऑफ ग्रोथ, stage of investment, stage of how much entity, how much work it is doing in India and or Singapore. तो अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर हो सकता है ये. द नंबर ऑफ वेज, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दीज इश्यूज आर टू. वन इज द कंट्रोल, अनदर इज द टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड कैन ऑल्सो बी द फॉरेन एक्सचेंज. आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से फैमा में उसमें कई बार राउंड ट्रिपिंग भी समझ लेते हैं. अगर आपका सिंगापुर में कोई काम नहीं है, लेकिन आप सिंगापुर इन्वेस्टमेंट लेके और वापस इंडिया लेकर आ रहे हो, तो उसको राउंड ट्रिपिंग बोलते हैं. बेसिकली उसका पर्पस ये है कि आप सिर्फ इंडिया से बाहर पैसा इसीलिए ले जा रहे हो ताकि इंडिया में वापस लेकर आ सको. दैट अगर इफ दैट इज द ओनली वे रीजन, दैट लीगली देयर इज अ बिग चैलेंज इन दैट. Anyone else? मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है पंकज. जैसे मैं अभी के लिए पेपाल के साथ इंटीग्रेट कर रहा हूँ, बट पेपाल अगर ग्राउंड लेवल पे देखे तो वो सपोर्ट नहीं देते, वो सिर्फ प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो सपोर्ट Right. नहीं देंगे. अगर Right. मुझे पेमेंट गेटवे का, जो कि एक इनिशियल पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है हमारे मार्केट प्लेस का या इकोसिस्टम का, तो हमको कोई ऐसा पेमेंट गेटवे चाहिए जो हमको सपोर्ट भी कर पाए. तो ऐसे पेमेंट गेटवे इंडिया में अवेलेबल नहीं है. हम अपनी एंटिटी सिंगापुर या डेलावेयर में इसलिए ले जाना चाहते हैं ताकि हमें कोई एक अच्छा सा पेमेंट गेटवे मिल जाए. Right. क्योंकि हमारे फंड्स नहीं है कि हम अपनी कंपनी को सिंगापुर में या डेलावेयर में लेके जाएं, फिर इंडियन एंटिटी को उसके अंडर में डालें एज अ चाइल्ड कंपनी, क्योंकि ऑपरेशन तो हमारा इंडिया में ही रहना है. हमें सिर्फ पेमेंट गेटवे के लिए कंपनी को बाहर लेके जाना है. Right. तो इसमें अगर मैं सिंगापुर में कंपनी लेके जाता हूँ और सिंगापुर में मैंने वहां पे पेरेंट कंपनी बनाई, इसको उसके अंडर में डाला, जितने भी कंप्लायंस ये सारी चीजें किए, तो इस प्रोसेस में कितना टाइम और कितना खर्चा ऑलमोस्ट लग सकता है कंप्लीट? मतलब वहाँ कंपनी रजिस्टर्ड भी करनी है, इंडियन एंटिटी को उसके अंडर में भी डालना है, और इसकी टाइमिंग वगैरह. सी कंपनी खोलना तो जैसे डेलावेयर में तो कुछ घंटों में कंपनी बन जाती है, बट एक बार डॉक्यूमेंटेशन में इंडिया में बनाने में थोड़ा आपको 5-6 दिन लग जाएंगे, बट बहुत जल्दी बन जाते हैं. सिंगापुर में भी 1 दिन में कंपनी बन जाती है. तो कंपनी बनाने में टाइम नहीं आएगा, टाइम आएगा अगर इंडियन एंटिटी को उसकी सब्सिडरी बनाना, तो उसमें टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत आ जाते हैं. तो किस हिसाब से उसको आप स्ट्रक्चर करोगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. या फिर दूसरा तरीका है कि आप उसकी सब्सिडरी, इंडियन कंपनी की सब्सिडरी वहाँ पे रख लो, डेलावेयर में फॉर एग्जांपल, या फिर सिंगापुर में, जो पेमेंट रिसीव कर रही है, जिसका पर्पस ही यही है कि वहाँ पे ट्रांजैक्शन करके पेमेंट रिसीव कर रही है, सेटल कर रही है. जैसे आपके फॉरेन के जो आपके क्लाइंट्स हैं या फिर कस्टमर हैं, वो उनको सर्विस सिंगापुर से या डेलावेयर कंपनी से दे रहे हो. इंडियन क्लाइंट्स को जो है, जो वेंडर हैं, उनको जो पेमेंट सेटल करना है आपने, वहाँ पे सेटल होने के बाद डायरेक्टली सेटलमेंट हो सकता है. रिसीव बाहर हो गया, वहीं से पेमेंट डायरेक्टली हो गया, ठीक है ना. तो उसमें जीएसटी भी बच जाएगा, क्योंकि बाहर से पेमेंट आ रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. बाहर, लेकिन आपको डेलावेयर में देखना पड़ेगा टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है उस ट्रांजैक्शन की.
बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो वहाँ पे मान लीजिए आपने 100 रुपए की ट्रांजैक्शन की है, 80 रुपीज़ की ट्रांजैक्शन सेटल कर दी है बाकी लोगों के, वो बाकी के बचे 20 रुपीज़ हैं वो इंडिया ला सकते हो, इंडियन कंपनी को आप एज ए डिविडेंड दे सकते हो, या फिर एज ए लाइसेंसिंग फी दे सकते हो, या फिर एज ए सर्विस प्रोवाइडर अगर इंडियन कंपनी उसको सर्विसेज रेंडर्स कर रही है तो वो इंडिया में 20% आपकी एंटिटी के पास डायरेक्टली भी आ सकते हैं। तो ये वाली प्रोसेस हो सकती है कि अगर मेरी इंडियन एंटिटी है, उसके पास अपना मार्केट प्लेस है, मैं सिंगापुर में या फिर डेलावेयर में एक कंपनी बना के वहां पे पेमेंट गेटवे का टाइप उसके साथ करके अपनी इंडियन कंपनी के मार्केट प्लेस के साथ इंटीग्रेट कर पाऊँ। राइट राइट, दैट इज पॉसिबल। ओके, थैंक यू। अगेन सबसे ज्यादा इसमें इशू हमेशा ना टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, तो वो थोड़ा केयरफुली एनालाइज करना होता है। ओके, एंड व्हाट डू यू सजेस्ट, डेलावेयर और सिंगापुर? अगेन दोनों दोनों ही आपका ऑपरेशंस के हिसाब से, आपके ऑपरेशंस कहाँ पे ज्यादा हैं। अगर सिंगापुर जनरली इन सिंगापुर बीइंग द क्लोजर लोकेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी सिमिलर ही है इन टर्म्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो ज़्यादा फर्क है नहीं। अगर लेकिन आपके यूएस में फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो डेलावेयर थोड़ा इजी हो जाएगा लोकल ट्रांजैक्शन के लिए। अगेन फिर से वहाँ पे देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई वैट तो नहीं उसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं। वैट के कॉन्सिक्वेंस अगर यूएस में ज़्यादा आ रहे हैं तो सिंगापुर एंट्री ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि फिर वो फॉरेन ट्रांजैक्शन है तो उस पर वैट के लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर मेरे बायर्स मतलब यूएस में है और मेरी कंपनी भी यूएस में है, तो वैट तो ऑटोमेटिकली वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा, और वैट तो बायर पे ट्रांजेक्शन के ऊपर जो भी हमारा एमआरपी हमने लगा रखा है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, और वो वहाँ की कंपनी कलेक्ट करके वहीं पर ट्रांसफर कर देगी। उसका Right. हमारे वाले पैसे के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ना सेलर की जो लिस्टिंग प्राइस है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा। यूएस के अलावा यूरोप के अंदर भी वैट एप्लीकेबल होता है, यूके के अंदर भी वैट एप्लीकेबल होता है, तो वो उसी तरीके से सेटल होता है। हमें वहां पे भी कंपनी सेटल उसी तरीके से करना ही पड़ेगा, वहां पे भी एक छोटी एंटिटी को बनानी पड़ेगी वहां के टैक्स वगैरह सब मतलब करने के लिए। राइट राइट, फिर वो वैट का अगर आपका कस्टमर जो है यूएस में अगर उसका वो इनपुट क्रेडिट ले पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, दे वोंट हैव अ प्रॉब्लम पेइंग द वैट आल्सो। बट इफ योर कस्टमर इज सेंसिटिव टुवर्ड्स मेकिंग द वैट पेमेंट, देन उनको सिंगापुर से उसकी सर्विसेज लेने में शायद ज्यादा फायदा है, क्योंकि वैट नहीं देना पड़ेगा उसको। और अगर मैं इंडिया में एंटिटी बना के मार्केट प्लेस इंडिया में रखता हूँ, पेमेंट गेट मेरा इंडिया में ही है, फिर भी मेरे बायर्स जो है वो बाहर से आते हैं और इंडियन मार्केट प्लेस से ही मेरा ये आइटम परचेज करते हैं, विल आई बी लाइबल टू पे वैट ऑन दोज ट्रांजेक्शन ऑल्सो? नहीं, सो अगर वो डिपेंड करता है कि पेमेंट कैसे राउट हो रहा है। जैसे आपके वाले केस में मुझे नहीं लगता कि वो इशू है। फॉर एग्जांपल में क्या होता है कि आप बाहर वाले से पेमेंट खुद कलेक्ट कर रहे हो, फिर यहाँ से इंडियन वेंडर आपको बिल कर रहा है, उस केस में तो इंडियन वेंडर जो आपको बिल करेगा उस पर जीएसटी लग जाएगा। राइट, हम However, इंडियन अगर वो डायरेक्ट पेमेंट आप दिखा रहे हो थ्रू व्हाटएवर गेटवे, अगर आपका पेमेंट डायरेक्टली यूएस के कस्टमर से इंडियन वेंडर को हो रहा है, उसमें से इंडियन वेंडर को आप इनवॉइसिंग कर रहे हो फॉर द परसेंटेज, तो आपके इंडियन वेंडर को भी आप फिर उसमें जीएसटी आप लगा के दोगे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो वो थोड़े टैक्स के इश्यूज हैं इसमें, किस तरह से उसको स्ट्रक्चर करना है, ये थोड़ा टैक्स एडवाइजरी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा बैठ के स्पेसिफिकली, क्योंकि ये इश्यूज अगर सेटल पे ये आपका गेटवे ही आपको सेटल करके दे रहा है तो वहां पे ये इश्यूज थोड़े कम हो जाएंगे। जो मैंने देखा था उसमें ये था कि अगर किसी एक मर्चेंट के पास एलयूटी है, तो एलयूटी लेने के बाद अगर वो एलयूटी डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर कर देते हैं तो उसके ऊपर हमको एडवांस टैक्स काटने वैट काटने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एलयूटी ले रखी है। ईबे के केस में ऐसा होता था, तो कहीं ना कहीं अगर कोई हमको एलयूटी दे देता तो हमारे ऊपर टैक्स की मतलब जीएसटी कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती उस पर्टिकुलर मर्चेंट को लेके। ठीक है, एक्चुअली गुशराम, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, आई एम नॉट अ टैक्स एक्सपर्ट, क्योंकि आई एम मोर ऑफ अ जनरल कॉर्पोरेट एडवाइजर। टैक्स के लिए आई विल मतलब मैं जनरल आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, बट एक डिटेल्ड अगर आपको वो चाहिए इसके ऊपर एडवाइजरी, then somebody from our tax team, our tax partner will be the right person, better person to advise more in detail on that. एक ओवरऑल आइडिया तो मेरा यही है कि टैक्स का थोड़ा इशू रहता है इन सब ट्रांजैक्शन में। उसकी स्ट्रक्चरिंग भी पॉसिबल होती है जहाँ पे टैक्स को आपका एक तरह से मैनेज किया जा सकता है कि टैक्स मिनिमाइज किया जा सकता है एप्लीकेबिलिटी।
So structuring can make a lot of difference. How that is structured, how your payments are received, or how payments are made, how your invoices are raised. उसके बेसिस के ऊपर ये चीज़ें काफ़ी आई मीन कई बार काफ़ी छोटी सी डिटेल के ऊपर ही टैक्स एप्लीकेबिलिटी बन जाती है. So that is one thing that you need to be clear about actually. श्योर अगर टैक्स के ऊपर मुझे वो रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो डेफिनेटली आई विल गेट इन टच विद योर टीम. Right, because you know a tax. Okay, I'll how to put the chat. Okay, I think I figured it out. Okay. Yes, I'm leaving my mail ID here, and anytime anybody would like to connect, you have any questions, I'm more than happy to respond to that. We can connect on a phone call also. Drop an email, then we can connect on the phone also. And otherwise, Shashank has my contact details anyways. I'll share. So that is also possible. So thank you so much again for No, my pleasure. Thank you. Right, thank you. Thank you so much, Thank you, guys. everybody. Thanks a lot See you next for week. the patience and your time. Appreciate it. Thank you very much.